All set? Very good. हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत, वेलकम। मैं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉज आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक स्वागत एंड वेलकम। तो आज आपके बीच में मैं लेकर आया हूं एक और लर्निंग वीडियो। देखो, ध्यान रखना, इस वीडियो सीरीज को हम जो लिंकिंग वकालत के एपिसोड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोग जो हैं हमारे लर्नेड एडवोकेट्स के माध्यम से और ऑनरेबल जस्टिस के नॉलेज इंटेलेक्चुअल के माध्यम से क्या कर सके, कानूनी पहलू को सीख सके। तो प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए इस वीडियो को हम क्या करना, डीले जो करने वाला है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, से यस और नो? हाँ जी, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि लीगल एडवाइस प्रमोद कुमार, राधा कुमारी, जीत तंवर, साथ साथ में राकेश कुमार जी, कृष्ण शर्मा जी। क्या मेरी आवाज़ एकदम परफेक्ट है? ओके, थैंक यू सो मच। अंजू सैनी जी कह रहे सर आप अच्छे लग रहे हो। ओके, धन्यवाद। नाउ तो अब जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। एक बात ध्यान रखना, हम लोग लॉ के एस्पिरेंट हैं और हमारा कोर्ट के प्रति, ऑनरेबल जज साहब के प्रति और लर्नेड एडवोकेट्स के प्रति हमेशा अलग सम्मान होता है। ओके, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपके ऊपर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अनावश्यक कोई भी कमेंट जो है वो किसी तरह का नहीं होना चाहिए। सिर्फ लीगल मुद्दों पे बात होगी। कोई वकील साहब किस तरह से बहस कर रहे हैं, कैसे बहस कर रहे हैं, दैट्स नॉट आवर कंसर्न, राइट। हमें सीखना है, सीखना है और सीखना है, दैट्स ऑल। चलिए जी, तो अब यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। आज है 11 जनवरी, कल होगी 12 जनवरी और 12 जनवरी को एक ऐतिहासिक मोमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम एट लिंकिंग ऐप। उसके बारे में आपको इन बिटवीन बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं कर देता हूं खुद को यहाँ पे छोटा सा, ये लीजिए, मैं हो गया यहाँ पे संक्षिप्त रूप के अंदर। और अब हम लोग क्या करने वाले, वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। बढ़िया से सुनना, ऑब्जर्व करना। आज आपको वीडियो के अंदर पुराने कानून और नए कानून का एक डिफरेंस का जो पॉइंट है वो भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, तो विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द क्रेडिट टू द MP हाई कोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट, हम इस क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को लर्निंग करने का एफर्ट है जो कर रहे हैं। चलिए जी, तो यहां पर वीडियो को करते हैं शुरू। अटेंशन, ईयरफोन लगा दीजिए। अगर आप किसी भी शब्द को मिस कर जाते हैं तो नुकसान होगा, राइट। हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है हर लाइन को, हर शब्द को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी। सर FIR कौन सी है सर? FIR is under section 376. नहीं FIR वो नंबर 1, जब भी देखो ये जो प्रोसीडिंग है वो क्या है, FIR को एक तरीके से क्वैश कराने के लिए। तो सामान्यतः सीधी सी बात है कि आप बीइंग एन एडवोकेट क्या करोगे, उस पर्टिकुलर FIR के बारे में ऑनरेबल जस्टिस साहब को बताएंगे कि कौन सी FIR को जो है आप क्वैश कराना चाह रहे हो, है ना। तो FIR का एक बेसिक डिटेल जो होता है वो शुरुआत में यहाँ पर क्या एक तरीके से पूछा गया, ठीक है। नाउ सी, annexure My lord, it is annexure E2 E2, my lord. A2, my lord. नंबर 2, आपको है ना एनेक्सर का नंबरिंग अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपने फाइल खुद प्रिपेयर कर रखी है ना तो कहीं कि वो आपकी जानकारी में रहता है। अगर किसी कारणवश जानकारी में नहीं भी है ना तो आपकी फाइल का जो स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय है ना आपको टाइम बहुत कम मिलता है। जब आप ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपेयर हो रखे होते हो तो उस समय जो है आपके एनेक्सर को आपको तुरंत बताना पड़ता है कि कहाँ पर है, A2 पर है, A3 वगैरह पर जो भी है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात का एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एनेक्सर टिप्स पे होना चाहिए, राइट। जब भी चाहे आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर अपने मैटर को प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर मैटर को प्रेजेंट कर रहे हैं या ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने मैटर को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि एनेक्सर के बारे में हमें जानकारी एकदम क्लियर हो, राइट। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? My lord, it is registered on अब आप में से कहने के लिए एनेक्सर क्या होता है? अरे जो आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने पिटीशन फाइल की तो पिटीशन के साथ में कुछ सप्लीमेंट्री एनेक्स करोगे ना। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि FIR की कॉपी में ऐसा लिखा हुआ है तो FIR की कॉपी आप क्या करोगे, पिटीशन के साथ में अटैच करोगे, दैट्स ऑल। स्कूल टाइम के अंदर हम लोग एप्लीकेशन फॉर ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल लीव मांगते थे प्रिंसिपल सर से। तो आपको पता है साथ में कई बार है हम मेडिकल की वो पर्ची लगा देते थे, प्रिस्क्रिप्शन लगा देते थे, तो दैट इज कॉल्ड एनेक्सर, राइट। जब एक से ज़्यादा एनेक्सर होते हैं तो उनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना ज़रूरी होता है। नाउ शुरू से वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सर FIR कौन सी है सर?
My lord, FIR is under section 376. नहीं नहीं FIR वो annexure My lord, it is annexure P2 A2, my lord, A2, my lord. ये क्या है My lord, it is registered on the basis of a written application, my lord. So may देखो, FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एप्लीकेशन। आपको पता है जब पहले आप CRPC का सेक्शन 152 पढ़ा करते थे या अभी आप वर्तमान में BNSS का सेक्शन 173 पढ़ते हो, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसमें ऑरल FIR का भी प्रोविज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पहली लाइन में क्या क्लियर किया कि दिस हैज़ बीन रिटन ऑन द FIR हैज़ बीन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एप्लीकेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेंट है वो रिटन एप्लीकेशन जो है लेके आया। अच्छा, इसका क्या रिलेवेंसी है? इसका भी रिलेवेंसी होता है, क्योंकि अगर आप रिटर्न एप्लीकेशन लेकर आए उसका मतलब क्या है, कहीं कि आप सारे फैक्ट जो है सोच समझ के लिखवा के लाए हो ना। एक तो होता है ऑरल तरीके से देना, तो उसमें कोई फैक्ट मिस हो गया तो आप कह सकते हो साहब ऑरली लिखवाई थी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे याद नहीं रहा। इसका भी एक प्रैक्टिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट पड़ता है कि FIR में कौन सा कंटेंट है और कौन सा कंटेंट मिसिंग है ना। हालांकि FIR कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है किसी चीज़ का, बट फिर भी इसके आधार पे हम क्या, इसको हम प्रीवियस स्टेटमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपका फर्दर कॉरोबरेशन, संपुष्टि करना और कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि खंडन करना, ये चीज़ दोनों है जो इस एंगल से की जाती है। तो क्रिमिनल मैटर के अंदर FIR वेरी क्रूशियल। तो रिटर्न एप्लीकेशन की यहाँ पर बात हुई। नाउ सी, I read the FIR, my lord. This is FIR number 10. Page number 10, ma'am. हाँ हाँ May I read this, ma'am? हम्म, अब आप देखो एक चीज़ नोटिस करो, जब हमारे ऑनरेबल जज साहब हाँ हाँ कर रहे हैं ना, तो उनका माइंड फटाफट FIR को पढ़ रहा है। ओके, आपने ये चीज़ नोटिस की? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आप में से कितने कैंडिडेट ने इस बात को नोटिस किया कि ऑनरेबल जज साहब जब वकील की बात को सुन रहे हैं तो साथ ही साथ में वो दूसरा काम एक और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस FIR के कंटेंट को फटाफट हाँ करके करते करते फटाफट रीड आउट कर रहे हैं। और ये होना, ये तो क्या, यही तो चीज़ होती है अपने आप एक इंटेलेक्चुअल लेवल, यानी कि आपको लग रहा है कि अभी तक अपने FIR में पढ़ाऊंगा, एज एन एडवोकेट आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हो, FIR को रीड आउट कराओगे तब जज साहब फोकस करेंगे। ना 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 ना, ऑनरेबल जज साहब जो हैं वो पहले से उस सेगमेंट को धीरे धीरे अपने माइंड के अंदर पढ़ लेते हैं, वो आपको महसूस नहीं होने देते, है ना। वो एक अलग अपने आप में क्या होता है, ये इंटेलेक्चुअल लेवल होता है। ये मतलब हेड्स ऑफ, डबल सैल्यूट है जो यहाँ पर बनता है ऑनरेबल जज साहब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मैं महिला थाना भोपाल में निरीक्षक पद। अब जो है ऑनरेबल जज साहब के सामने हमारे लैंडेड वकील साहब क्या कर रहे हैं, FIR को रीड आउट करके सुना रहे हैं, राइट। अब पता है क्या होता है, अब है ना डबल क्लैरिफिकेशन हो जाता है। एक बार जज साहब ने फटाफट जो मेन कंटेंट होता है उसको पढ़ लिया। अच्छा, FIR के अंदर भी जो मेन कंटेंट होता है उस पर फोकस करना होता है। ऐसा नहीं कि मतलब वो पूरे 3-4 पेज की FIR का एक एक पॉइंट हम देखते रहें, कौन था रजिस्टर करने वाला, कौन इन पुलिस ऑफिसर था, क्या टाइम था, वो सब बात की बात है। पहले मेन कंटेंट के ऊपर देखा जाता है कि क्या मेन कंसर्न है जो वहाँ पे था। चलिए, तो FIR को हम लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और ध्यान से सुनना, FIR को क्वेश करानी है कि नहीं करवानी है, वो सारा का सारा खेल FIR पे दिखेगा। और FIR का जो लिंकिंग होगा किसके साथ में, लीगल प्रोविजन के साथ, उस पर डिपेंड करेगा। सी, तो पदस्थ हूँ, फरियादिया रंजिता पटेल। मैं वापस रिपीट करूँ 5 सेकंड। हाँ हाँ मैं रीड दिस में, हम्म, मैं महिला थाना भोपाल में निरीक्षक पद पर पदस्थ हूँ। फरियादिया रंजिता पटेल सोएंसो ने अपने पिता नारायण पटेल के साथ थाना उपस्थित आकर एक निरीक्षक आपको पता होता है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सुन लो, सॉरी फिरंगी प्राणी हमारे सुन लीजिए। यहाँ पे निरीक्षक का मतलब इंस्पेक्टर। तो इन्होंने किसी थाने का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि वो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे जो है वहाँ पे क्या है, निरीक्षक पद पे, इंस्पेक्टर पद पे जो है वहाँ पे क्या हो रखे हैं, पोस्टेड है, ठीक है। तो शायद पुलिस डिपार्टमेंट में है यहाँ पे। वापस टाइप सुनो। महिला थाना भोपाल में निरीक्षक पद पर पदस्थ हूँ। फरियादिया रंजिता पटेल सोएंसो ने अपने पिता नारायण पटेल के साथ थाना उपस्थित आकर एक टाइपशुदा आवेदन पत्र में, आज तक आप लोगों ने एक शब्द सुना है, शादीशुदा, सुना है ना, टाइपशुदा सुना है। क्या होता है टाइपशुदा? टाइपशुदा का मतलब टाइप किया गया पत्र, बराबर, टक 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 टक, है ना, टंकन किया हुआ जो मामला होता है उसको बोलते हैं टाइपशुदा। तो आज के बाद जब कभी आपको शादीशुदा, तो ध्यान रखना टाइपशुदा वर्ड भी कानों के अंदर गूंजना चाहिए। वकील वो वकील होता है जो एक तरीके से हर जगह पे कानूनी शब्दों को जबरदस्ती भी सुन लेता है, करेक्ट। हमें वो ऑरा अपने अंदर क्या करना है, डेवलप है जो करना है। तो क्या शब्द था, टाइपशुदा। नाउ तो टाइपशुदा जो है वो पत्र लेकर आए आपके सामने।
महिला थाना भोपाल में निरीक्षक पद पर पदस्थ हूँ। फरियादिया रंजीता पटेल सोएंसो ने अपने पिता नारायण पटेल के साथ थाना उपस्थित आकर एक टाइपशुदा आवेदन पत्र में अपने नरेश राजौरिया द्वारा मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी के संबंध में लेख कर दिया है। फरियादिया रंजना पटेल द्वारा कानूनी कार्यवाही चाहने पर फरियादिया के आवेदन मजनून पर से धारा 376, 506 भादेवी का पाए जाने से कायम कर विवेचना में लिया गया। देखो कौन सी धारा है यहाँ पे बात हो रहा है भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड का 376, 376 यानी कि रेप का मैटर, और साथ ही साथ में 506 इस बात का है कि जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को क्रिमिनली इंटिमिडेट करते हो कि तुमने अगर ऐसा कर दिया तो ध्यान रखना ये हो जाएगा, तो वो अपराध होता है आपराधिक अभित्रांश। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? आपराधिक अभित्रांश, और इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्या? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो यहाँ पे एक तो रेप के केस की धारा लग रही है और साथ ही साथ में क्रिमिनल इंटिमिडेशन की धारा, दो धाराओं के तहत जो है फरियादिया देखो, एक होता है फरियादी, अब चूंकि ये फीमेल है तो क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पे? फरियादिया। वापस सुनो, देखो हमें हमारा हिंदी जो शुद्ध हिंदी है उसको भी एकदम करेक्ट करना है। ये जो प्रोसीडिंग है इसके माध्यम से हर चीज का बेनिफिट उठाओ, लीगल नॉलेज को भी लो, शब्दों की गणित को भी समझो, कहां पे कौन सा शब्द हमारे बीच में आना चाहिए इसको भी हमें क्या करना है? ऑब्जर्व है जो करना है ना। उसी संबंध में लेख कर दिया है। फरियादिया रंजना पटेल, क्या बोला? फरियादिया। तो फरियादिया, मेल होगा तो फरियादी, फीमेल होगा तो फरियादिया। अरे सर क्या बच्चों वाली बातें बता रहे हो? अच्छा क्षमा चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आप बच्चों वाली छोड़ो, बड़ों वाली बातें समझ लो, लेकिन ध्यान रखना किसी महिला अगर फरियादी मतलब फरियाद दर्ज करा रही तो उसको फिर फरियादी नहीं बोलना है, फरियादिया बोलना है, ठीक। द्वारा कानूनी कार्यवाही चाहने पर फरियादिया के आवेदन मजनून पर से धारा 376, 506 भादेवी का पाए जाने से कायम कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान सोएंसो, मैं रंजना पटेल। अच्छा एक चीज और अब चूंकि क्या है कि आप लोग नए जमाने से कनेक्ट हो चुके हो, आपके पास में नए कानून आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप कुछ है ना नए सेक्शन को भी क्या करो? कनेक्ट है जो कर लो। याद रखना 376 का जो हमारा सेक्शन है वो अब आपके सेक्शन 64 में कवर होता है। किस में कवर होता है? 64 भारतीय न्याय संहिता, बराबर। और साथ ही साथ में जो 506 का मैटर है वो 351 बीएनएस में कवर होता है। तो यहाँ पे अगर इसी प्रोसीडिंग को हम बीएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेक्शन 64 और साथ ही साथ में सेक्शन 351 की कार्रवाई जो यहाँ पर प्रोसीड की जा रही है। ओके, लिखते जाना ताकि क्या कर सके आप चीजों को भी लर्न है जो कर सके। आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। पटेल, पिता नारायण पटेल, उम्र 35 साल, निवासी ग्राम मंगरोल, थाना बरेली, जिला रायसेन की निवासी हूँ तथा मैं एक पैर से विकलांग हूँ। The applicant is also handicapped, my lord. मैंने मेरे गांव का नरेश राजौरिया पिता सुरेश राजौरिया से आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया था। तो मैंने उससे कह दिया था कि मेरे घर वाले जहां कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। फिर नरेश ने मेरे घरवाली से मुझे शादी करने के संबंध में बात की थी, तो उन्होंने दूसरी जाति का होने के कारण इनकार कर दिया था। फिर नरेश मुझसे बातचीत करने लगा और मेरे घर आने जाने लगा। दिनांक 3/12/20 को, दिस डेट इज रेलेवेंट माय लॉर्ड बिकॉज दिस एफआईआर इज लॉन्च्ड। आपको पता है कई बार इस तरह की सिचुएशन रियलिटी में बनती है कि मान लीजिए कि रिश्ता होते होते परिवार वालों का कैंसिल हो गया और किसी भी वजह से जो है लड़के को लड़की पसंद आ गई, लड़के को लड़का पसंद आ गया, और मान लीजिए आउट ऑफ बॉक्स जाके लड़के ने कोई मैसेज कर दिया, कनेक्ट करने का प्रयास किया, तो कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे मान लो या तो इंगेजमेंट होगी, 4 महीने इंगेजमेंट रही, फिर पता नहीं लड़के वालों क्या जची इंगेजमेंट तोड़ दो। अब वो इंगेजमेंट तोड़ दिया लेकिन वो दिल जुड़ गए, उसका क्या? तो उनके बीच में जो है ना वो तो वो एक बातचीत चलती रहती है, कई बार ऐसा भी होता है। अब इस कहानी में क्या है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन यहाँ तक क्या सीन है मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ कि लड़का अपने पिता के साथ में लड़की के घर वालों के पास में गया था शादी का प्रस्ताव लेके, लड़की घर वालों ने मना कर दिया ये कहते हुए कि भैया तुम दूसरी जाति के हो, और इस तरीके से उनका रिश्ता जो नहीं हुआ। उसके बाद में लड़के ने वापस किया, कनेक्शन है जो जोड़ा। ठीक, अब सुनो आगे। आफ्टर मोर देन 2 years में 3/11/2020 को मैं शॉपिंग करने के लिए भोपाल आई थी। तब नरेश कुमार भोपाल बस स्टैंड कि किस तरीके से वकील साहब ने डेट को फोकस करवाया है ना, इस चीज को समझना। जहां पे डेट की रिलेवेंसी होती है हमें कोर्ट के सामने डेट को क्या करना पड़ता है? हाईलाइट करना पड़ता है, इंप्रेस करना पड़ता है। सी 20 को, दिस डेट इज रेलेवेंट माय लॉर्ड बिकॉज दिस डेट इज रिलेवेंट माय लॉर्ड, है ना।
तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, एक लाइन बोल के पढ़ तो FIR रहे थे, लेकिन चूंकि डेट रिलेवेंट है इसलिए उन्होंने अपने पॉइंट से उसको इम्प्रेस है जो करवा दिया। आगे FIR is lodged after more than 2 years, my lord. 3/11/2020 समझे क्यों डेट पे इम्प्रेस कराया, क्योंकि FIR 2 साल बाद हुई है और FIR के अंदर डिले करना एक तरीके से क्या करता है, केस को कमज़ोर भी है जो करता है। मूविंग अहेड। वो मैं शॉपिंग करने के लिए भोपाल आई थी, तब नरेश कुमार भोपाल बस स्टैंड पर मिला और मुझसे कहा कि मेरी बहन के घर चलते हैं, और मैं उसकी बहन के घर जाने के लिए तैयार हो गई थी, किंतु नरेश मुझे उससे बहन के घर ना ले जाकर अवनी पैलेस होटल अशोका गार्डन लेकर गया और वहां मेरे साथ जबरदस्ती सोए। तो उसने मना किया तो नरेश जान से मारने की धमकी देने लगा और मेरे साथ जबरदस्ती करने के बाद नरेश ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना, और अगर तुमने थाने में रिपोर्ट की तो तुम्हें बदनाम हो जाओगी। और फिर तो एक तरीके से क्या हो गया कि तुम जो है इस घटना के विरुद्ध में किसी को कुछ मत कहना, कर दिया तो बदनाम हो जाओगे। तो ये क्या होता है, क्रिमिनल इंटीमिडेशन होता है, जब आप सामने वाले को एक तरीके का थ्रेट देते हैं और किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य नहीं करने के लिए कह रहे हो जिसको करने का वो लीगल अधिकार रखता है, लीगल राइट है जो रखता है, तो दैट ऑफेंस बिकम क्रिमिनल इंटीमिडेशन, आपराधिक अभित्रांस। तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, इसलिए मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद मैंने नरेश से शादी करने के लिए कहा तो नरेश ने मुझसे कहा कि मेरी बहन की शादी होने के बाद मैं घर वालों से बात करके शादी कर लूंगा। इस प्रकार नरेश टालमटोल करता रहा। जब मैंने दिनांक 18/3/2022 2 साल बाद है को नरेश से शादी करने का दबाव बनाया तो उसने मुझसे स्पष्ट इनकार कर दिया। मुझसे कहा कि मेरी शादी कहीं और तय हो चुकी है, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इसके बाद मैंने अपने माता पिता तथा घर वालों को नरेश द्वारा मेरे साथ किए जाने की घटना के बारे में बताया। तब मेरे पिता ने नरेश के घर वालों से बातचीत की तथा उनसे कहा कि अब तुम लोग नरेश की शादी मेरी बेटी से करो, अन्यथा हम संबंधित थाने में नरेश के विरुद्ध रिपोर्ट कर देंगे। तो नरेश के घर वाले कहने लगे कि हम सोचकर बताएंगे। फिर पुनः आज मेरे चाचा जी ने नरेश के पिता से शादी करने के बारे में पूछा तो उसके परिवार द्वारा साफ इनकार कर दिया गया, इसलिए मैं रिपोर्ट करती हूँ। जी सो मैं क्लियर है, फैक्चुअल स्टोरी समझ में आ गई। लड़की का यहाँ पर ये कहना है कि भाई 2 साल पहले वो रिश्ता लेके आए थे, तब हम लोगों ने मना कर दिया, फिर उसके बाद में लड़का एक तरीके से कनेक्ट रहा, फिर वो लड़की को ही शॉपिंग करने के लिए भोपाल गई थी, वहाँ पे लड़के ने बोला कि चलो मेरी बहन के घर पे तुमको घुमा के लाता हूँ, फिर बहन के घर के जो किसी होटल वगैरह में लेके गया, वहाँ पे उसके साथ में उसने दुष्टम वगैरह ऐसे कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह एक्टिविटी की, ठीक है। और देयर आफ्टर जो है उसको बोला कि देखो किसी को बताना मत, बताओगे तो फिर तुम्हारी शादी वादी नहीं हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स आते हैं। फरियादी खुद कौन है, पुलिस थाने में इंस्पेक्टर है, महिला है पुलिस थाने में इंस्पेक्टर है, उसके द्वारा ये बात है जो यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मूव ऑन करते हैं कि भाई क्या होता है सीन के अंदर, क्या क्या आगे जो कानूनी पहलू है जो हमारे बीच में आएंगे। पर क्या ग्राउंड है सर? my first ground is that, my lord. The FIR, my lord, is delayed by more than 2 years, my lord. देखो अब कौन से ग्राउंड पूछे इन्होंने कि भाई आप FIR क्वैश करना चाहते हो तो कौन से ग्राउंड पे करना चाहते हो। पहला ग्राउंड FIR 2 साल बाद दर्ज की है, यानी कि FIR क्वैश करने का एक ग्राउंड ये भी हो सकता है, ठीक है। फर्दर Second is that, my lord, the respondent number 2, my lord, she is a major woman, my lord, aged about 35 years, my lord. I am 10 years younger to him, my lord. And only because, my lord, I am in a government service, my lord, she is compelling me to marry her, my lord. By the time, my lord, I was married, which is there in her statement, police statements, my lord. And, my lord, it was if there was a relationship, it was consensual. दूसरा क्या ग्राउंड था कि साहब वो लड़की मेजर है और मुझसे 10 साल बड़ी है ना, उसने अपना एज बताया ना 35 ईयर समथिंग कुछ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक तरह की 10 साल बड़ी है और मैं यानी कि वो लड़का जो है मैं गवर्नमेंट जॉब में, इसलिए वो क्या करना चाहती है, मेरे से शादी करना चाहती है। दूसरा ग्राउंड। अब तीसरे ग्राउंड को समझो। My lord. In MLC, my lord, no evidence of any kind of sexual सर वो तो आप तो 2 साल के बाद 2 साल के बाद, and there is no such. And my lord, एक सेकंड, क्या the क्या case is इन्होंने that, कोई my lord, word I बोला was हम लोग ready मिस to कर marry. गए। In MLC, my lord, no evidence of any kind of sexual सर वो तो आप तो 2 महीने MLC समझ गए क्या होता है MLC? जो आपका मेडिको लीगल केस बनता है ना कि भाई इस तरीके से कोई सीन हुआ हो वगैरह हो। जनरली क्या होता है रेप केसेस के अंदर है ना, तो विक्टिम का एक तरीके से मेडिकल वगैरह है जो करवाया जाता है।
ताकि रियलिटी के बारे में पता चले कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। तो मेडिको लीगल जो रिपोर्टिंग वगैरह होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद मैं जितना सुन पाया हूँ उन्होंने MLC वर्ड यूज़ किया। MLC वर्ड इस वर्ड के लिए एप्लीकेबल है जो होता है 2 साल के दो बाद साल के बाद, and there is no such thing. And my lord, the case is that my lord, I was ready to marry. She denied. MLC Her वाला पॉइंट parents वापस denied, my lord. सुनिए, MLC वाला पॉइंट वापस सुनिए। I was married, which is there in her statement, police statements, my lord. And my lord, it was if there was a relationship, it was consensuous, my lord. In MLC, कंसेंशुअल का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो विद कंसेंट के साथ में हुआ था। तो उसके लिए मैं शब्द इस्तेमाल करते हैं कंसेंशुअल, है ना, सहमति से। my lord, no evidence of any kind of sexual सर वो तो आप तो 2 साल के बाद 2 साल के बाद, and there is no such thing. And my lord, the case is that my lord, I was ready to marry. She denied. Her parents denied, my lord. So how it is possible that when I was trying to marry, my lord, and they refused, it was converted into a case of rape, my lord. जी सर। Her statements before court are also recorded, my lord, in which she हर स्टेटमेंट बिफोर कोर्ट वर ऑल्सो रिकॉर्डेड। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप CRPC के सेगमेंट को डील कर रहे हैं तो सेक्शन 164 के अंदर सबसेक्शन 5A का क्लॉज आता है जो क्या करता है, रिकॉर्डिंग कराता है स्टेटमेंट को, रेप विक्टिम के स्टेटमेंट को। अब वो आपका सेक्शन क्या हो गया है, 164 की जगह आपके 183 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है BNSS के अंदर। तो रेप विक्टिम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं। तो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए कोर्ट के सामने, अभी तक आपने FIR के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा, ग्राउंड्स टू क्वैश द FIR वो आप लोगों ने सुना। अब मजिस्ट्रेट के सामने उस फरियादी ने, उस लड़की ने क्या कहा उसको सुनते हैं। has given very vital admissions, my lord. देखो हर एक स्टेटमेंट का वैल्यू होता है। आगे जाके जब एविडेंस का स्टेज आएगा ना तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है उसमें ये जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से प्रीवियस स्टेटमेंट होता है। तो प्रीवियस स्टेटमेंट को फिर कॉन्ट्रडिक्ट करना, खंडन करना, प्रीवियस स्टेटमेंट को कोरोबरेट करना, संपुष्टि करना, वो एक रिलेवेंट पॉइंट है जो यहाँ पे बन जाता है। इसलिए सुनिए कि क्या कहा मजिस्ट्रेट के सामने। Case of rape, my lord. जी सर। अब आप लोगों ने एक गेस्चर को नोट किया। आपको पता है लर्नेड वकील साहब कुछ सेकंड के लिए रुके हुए थे और वो उस समय ऑनरेबल जज साहब के फेस को ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि उस समय ऑनरेबल जज साहब जो है वो डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ना ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है बार और बेंच के बीच में कि बार कब बोल रहा है, बेंच कब बोल रही है। कभी भी आप देखना ऐसा है ना, आपको ओवरलैपिंग नहीं दिखेगा कि जज साहब भी बोल रहे हैं और वकील साहब भी दिख रहे हैं। आपको ऐसा सिंगल केस जो है वो नहीं नजर आएगा जहां पे वकील साहब और जज साहब दोनों बोल रहे हैं। या तो बार बोलती है या बेंच बोलती है। बेंच के पास नो डाउट ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तो जैसे ही लर्नेड एडवोकेट साहब को लगा कि भाई जज साहब जो है रीडिंग कर रहे हैं तो उन्होंने खुद को खामोश करके रखा। ऑब्जर्व करो, देखो हमें ना उनकी बॉडी लैंग्वेज को सीखना है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे पास में ऑनलाइन दुनिया है, इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो आप भी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से फोकस करो और वापस इस पॉइंट को समझना, ठीक है, जब वो एकदम खामोशी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। केस ऑफ रेप, मैडम। सी जी सर। यू गॉट दिस पॉइंट? से यस और नो कमेंट बॉक्स में आपको ये चीज़ पता चली कि नहीं पता चली। ये ना, ये हमें कोई नहीं सिखाने वाला, ये हमें कानून की किताबों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। आप में से किन कैंडिडेट ने इस बात को नोट किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरे लेफ्ट साइड में आपके कमेंट बॉक्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बताइए आप में से किन कैंडिडेट ने इस बात को ऑब्जर्व किया। से यस इन द कमेंट बॉक्स, और नहीं किया है तो हमें ध्यान रखना है इस बात का। ओके, ये मैटर करता है। वेरी गुड अंकिता जी, बहुत अच्छे। उवेश कुमार जी, वेरी गुड। ओके, अंजू सैनी जी ने ऑब्जर्व किया था, रिजवी जी ने ऑब्जर्व किया था, वेरी गुड। सिकंदर जी, राधा कुमारी जी, रिंकू राजपुरोहित जी, जयप्रकाश मेहता जी, बहुत बढ़िया, है ना। यही चीज़ हमें क्या कर, यही तो सीखना है, कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे बोलना है। दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ एडवोकेसी। नाउ सी फर्दर, अब आगे देखिए। Her statements before court are also recorded, my lord, in which she has given very vital admissions, my lord, that she was. That aspect cannot be looked into, sir. So any judgments in your favor, my sir? lord, my lord, there are एक several सेकंड, judges. अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आया। जी सर। जैसे ही जज साहब के सामने जो स्टेटमेंट की बात की गई तो वहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है तुरंत ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कट कर दी और लर्नेड एडवोकेट साहब ने इस बात को समझ भी लिया और उस पर फिर वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़े।
शायद आपने नोटिस नहीं किया, चलो मैं आपको नोटिस करवाता हूँ। आपके पास में सीआरपीसी का सेगमेंट होगा, ठीक है, मेरे पास बेरेक पड़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली, और साथ ही साथ में हम लोग क्या करेंगे बीएनएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं, क्योंकि आखिर नया वाला कानून तो बीएनएसएस का है, ये है लिंकिंग बेयर एक्ट। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास जो भी बेयर एक्ट उसको ओपन करो, सेक्शन 183 पर आओ, फटाफट आ जाओ, सेक्शन 183 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ देखने को मिलेगी क्या देखने को मिलता है कि जहाँ पे रेप विक्टिम के मामले होते हैं तो वहाँ पर उसको उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना एक तरीके से मैंडेटरी है जो होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कहाँ पे आपको इस पॉइंट को देखने को मिलेगा। सेक्शन 183 पहला पॉइंट आपके सामने जैसे कन्फेशन रिकॉर्ड करने के रिगार्डिंग आ रखा है, तो यहाँ पे हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इसका विक्टिम के बारे में। एनी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन 183 सबसेक्शन 5 शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर सो एंड सो, और उसके नीचे वाला पॉइंट पढ़ो 183 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए, इन केस ऑफ सेक्शन 64 सो एंड सो, यानी कि रेप के मैटर के अंदर वगैरह मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट वूम सच एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, यानी कि उस महिला के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। एज सुन एज द कमीशन ऑफ ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस, प्रोवाइडेड क्या लिखा हुआ है, महिला मजिस्ट्रेट इसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड जो करेगी। फिर उसके बाद में एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है कि इन केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years और मोर, अगर कोई अपराध 10 साल से ज़्यादा का है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला है, डेथ वाला है, तो मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस ब्रॉट बिफोर हिम बाय द पुलिस ऑफिसर वगैरह वगैरह। देयर आफ्टर इंटरप्रेटर को इस्तेमाल है जो किया जा सकता है। फिर इसका क्लॉज भी, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन वो इज टेम्परेरी और परमानेंटली और मेंटली और फिजिकली डिसेबल। नोट करना है इस बात को, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है किसी भी ऐसी महिला का जो कि टेम्परेरी, परमानेंटली, मेंटली, फिजिकली डिसेबल है, शैल बी कंसिडर्ड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ, उसको एक तरीके से एग्जामिनेशन चीफ के हिसाब से समझा जाता है, क्योंकि उसका स्टेटमेंट बार बार ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन इन सच स्टेटमेंट विदाउट द नीड फॉर रिकॉर्डिंग द सेम, तो वापस उसको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है जो नहीं होती है, ठीक, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है जिसको आप नोटिस करना कि ऑनरेबल जस्टिस साहब ने लर्नेड एडवोकेट साहब के इस बात को नहीं सुना। कौन सी बात को? जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग की बात को ऑब्जर्व करवा रहे थे, ठीक है। अब वापस जरा इसको देखते हैं हम कि वो क्या पॉइंट था। लेट्स सी। The case is that, my lord, I was ready to marry. She denied. Her parents denied, my lord. So how it is possible that when I was trying to marry, my lord, and they refused, it was converted into a case of rape, my lord. जी सर। उस पॉइंट Her पे रुकेंगे। statements before court are also recorded, my lord, in which she has given very vital admissions, my lord, that she was. वो that aspect cannot be looked into, sir. दैट एस्पेक्ट कैन नॉट मिल, मतलब उस एस्पेक्ट में हम कुछ खास पॉइंट नहीं रखना है। मतलब यहाँ पे जो है ना उस पॉइंट पे जज साहब ने इस बात को ज़्यादा उसको कंसिडरेबल पॉइंट है जो नहीं रखा। ओके, अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब कहीं कहीं इसका मतलब आप एविडेंशियल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़े हैं तो माइट भी शायद इसलिए भी हो क्योंकि डिसेबल पर्सन ने बताया ना वो फिजिकली जो है कैपेबल नहीं थी, महिला के बारे में शुरुआत में बातचीत कही गई थी। तो अब वो तो चीफ एग्जामिनेशन का एक स्टेटमेंट हो गया, वो क्या हो गया, चीफ एग्जामिनेशन का स्टेटमेंट है जो हो गया उस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। So any judgments in your favor, My sir? lord, my lord. There are several judges, my lord, but I rely on this, my lord. 2013 Criminal Law General 3839 प्रशांत भारती वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी। देखो, जजमेंट को रखने का भी एक सलीका होता है। इन्होंने क्या बताया, पहले ईयर बताया कि 2013, क्रिमिनल लॉ जनरल, केस का नंबर बताया, फिर केस का नाम बताया, है ना। तो ये भी एक अपने आप में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन है जो होता है। नाउ सी, It was held at, my lord, when the relationship is consensuous. A consented relationship cannot be converted into a case of rape, my lord. Right, sir. वापिस सुनो। It was held at, my lord, when the relationship is this, my lord. 2013 Criminal Law General 3839 प्रशांत भारती वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी। प्रशांत भारती वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीटी का मतलब क्या होता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि दिल्ली का मामला है। तो प्रशांत भारती का केस था जो कि एक्यूज के फेवर का है। Was held at, my lord, when the relationship is consensuous. A consented relationship cannot be converted into a case of rape, my lord. Right, sir. ये जजमेंट एक्यूज के फेवर का है
ऑब्वियसली है, कंसेंशुअल स्टेट में तो कोई रिलेशनशिप है तो वहाँ पे रेप का मैटर नहीं बनता। The second is, my lord, 2020 Criminal Law General 3716, Anand Kaushal versus State. In this also, my lord, it was held that when the initial consent was there, it cannot be converted into, my lord, case of rape. आप लोग जब ये वीडियो को रिकॉर्डेड में देख रहे हो ना, तो उसमें आप क्या करना, नीचे कमेंट बॉक्स में इस केस का नाम वगैरह मेंशन कर देना, ठीक है। देखो आप इस वीडियो को इस वे में देखो कि आपको जो बात अच्छी लगती है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ताकि आपके ऑब्जर्वेशन से दूसरे कैंडिडेट को फ़ायदा मिलेगा। देखो स्वार्थीपना तो छोड़ ही दो, मैंने सीख लिया अब मैं दूसरों को क्यों बताऊं, ये सबसे है ना, सबसे अपने आप में समझ लो कि बीपीएल से भी नीचे का जो मामला वो इसके अंदर बनता है। हमेशा जो आपने ऑब्जर्व किया है, आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ दूसरों को भी सीखनी चाहिए, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, क्योंकि आप ऐसा इनिशिएटिव लोगे तो दूसरे भी लेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसीलिए थोड़ा सा हमें इस इनिशिएटिव को इसमें डील है जो करना चाहिए। और इस तरह का वीडियो है ना, हर एक के बस की झेलने की बात नहीं है, सबको फटाफट फटाफट चाहिए होता है। ये एकदम रियल टाइम का क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन है जो होता है, तो आपको पूरा समय देना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। राइट सर। These are two judgments, my lord. Will be जी। there. जी सर, आपका क्या कहना है? सर घटना 3/12/20 की बता रहे हैं। हम्म, 2 साल इसमें नहीं हो रहा, फिर 15-16 महीने के आसपास हो रहा है ये। और पिटिशन में उम्र 27 साल लिखी है, जबकि 27 साल नहीं, ये लगभग 30-32 साल का माना गया। सर उससे क्या फर्क पड़ता है उससे? आप ग्राउंड नोटिस किया कि जहाँ पे एज फैक्टर का कनेक्शन नहीं है भाई, दोनों मेजर हो गए, बात खत्म। अब एक 35 का है, एक 30 का है, एक 32 का है। अब ये कह रहे हैं कि साहब इन्होंने अपनी एज 25 बताई जबकि 27 साल के थे, तो जैसे हमने डायरेक्टली बोला कि भाई यहाँ पे उस एज फैक्टर का रिलेवेंटली क्या फ़र्क पड़ता है, ग्राउंड पे आइए, हमें समझना है। क्योंकि आप हम लोग कई बार अगर कोई दूसरा ऐसा ग्राउंड प्रिपेयर करके जाते हैं जो जस्टिफिएबल नहीं है, तो आपको जानकारी रखनी है कि कहाँ पे एज फैक्टर मायने रखता है। अगर एज फैक्टर मायने नहीं रखता है तो उसको ग्राउंड बनाने से कोई भी सेंस है जो वहाँ पे नहीं बनेगा। फर्दर बताओ कि क्यों खारिज करना चाहिए इनका? ये शादी का झांसा देके गुमराह करता रहा माय लॉर्ड, देखो लिखी है, जबकि 27 साल नहीं, ये लगभग 30-32 साल का माना गया। सर उससे क्या फर्क पड़ता है उससे? आप ग्राउंड्स बताओ कि क्यों खारिज करना चाहिए इनका? आप ग्राउंड्स बताओ कि क्यों खारिज करना चाहिए। इस लाइन का मतलब समझे आप? इस लाइन का मतलब ये है कि जो पिटीशन उन्होंने फाइल किए है 482 जो कि आपके 528 के अंदर है, उसको हम क्यों डिसमिस करें? आप तो ये बताओ। ये किससे पूछा जा रहा है? जो विक्टिम के बिहाफ पर है, जो स्टेट के बिहाफ पर जो एडवोकेट साहब है, उनसे पूछा जा रहा है। नाउ सी, शादी का झांसा देके गुमराह करता रहा माय लॉर्ड, संबंध बनाता रहा। आज भी बातचीत करते हैं दोनों लोग, विक्टिम पीछे बैठी है माय लॉर्ड। देखो कितना यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलने वाली है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को वापस समझना। लिखी है, जबकि 27 साल नहीं, ये लगभग 30-32 साल का माना गया। सर उससे क्या फर्क पड़ता है उससे? आप ग्राउंड्स बताओ कि क्यों खारिज करना चाहिए इनका? ये शादी का झांसा देके गुमराह करता रहा माय लॉर्ड, संबंध बनाता रहा। आज भी बातचीत करते हैं दोनों लोग, विक्टिम पीछे बैठी है माय लॉर्ड। भाई साहब, आपकी लाइव चल रहा है, आप क्या उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हैं? आप कैमरे में उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हैं क्या? आप लोगों ने नोटिस किया लर्नेड एडवोकेट साहब से जाने अनजाने में क्या एरर हो गया? उन्होंने मतलब जो है बोला कि विक्टिम जो है वो पीछे ही बैठी। ये ऐसा है ना, कभी भी हाई कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जो है हमें ये सीख लेनी है कि हमें हाई कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग के दौरान कभी भी अपने पार्टी को इस तरीके से इंडिकेट नहीं करना चाहिए। एक तो ये बात। अच्छा, ये तो चलो लाइव प्रोसीडिंग में है, सामान्य प्रोसीडिंग में होती ना, तो वहाँ पे उस केस के अंदर जब तक ऑनरेबल जज साहब की तरफ से ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें ऐसे यूँ नहीं बताना चाहिए कि हाँ भाई विक्टिम पीछे। ये इधर को सीख लो इस बात को। कभी भी है ना इस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने कि ये बैठे साहब यहाँ बैठे, ऐसे इशारा नहीं करना, है ना। मजिस्ट्रेट कोर्ट में तो फिर भी चलो अलग बात हो जाती है, वहाँ पे उनके बयान वगैरह रिकॉर्ड करना, भाई विक्टिम कहाँ है कि ये रहे विक्टिम वहाँ पे वगैरह वगैरह। लेकिन इस तरह की चीज़ जो है हमें ध्यान रखना, हमें एक सबक है जो लेना है यहाँ पे। मैं वापस 10 सेकंड पीछे लेके जा रहा हूँ और आप जरा इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करेंगे। सी, ये होता है, ये हमारा कोर्ट्स का एक तरीके से कंडक्ट भी होता है। माय लॉर्ड, संबंध बनाता रहा। आज भी बातचीत करते हैं दोनों लोग, विक्टिम पीछे बैठी है माय लॉर्ड। भाई साहब, आपकी लाइव चल रहा है, आप क्या उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हैं? समझ में आया? से यस ना, इस बात को आपको, वेरी गुड रिया जी, इस बात को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व है जो करना है। फर्दर आप कैमरे में उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हैं क्या? नो, फिर आपको क्या एंगेज किया गया है सर? यस मैडम। फिर आप अपनी बहस करो।
उन्होंने शादी का झांसा देकर इन्होंने संबंध बनाए। तो उससे कैसे ऑफेंस बनेगा, बस इतना और क्लियर कर दीजिए। किस सेक्शन से हिट होगा इनके एक्शन? अब देखो ये क्या है कि ये आईपीसी के टाइम का ऑफेंस है ना। उस समय सेक्शन 69 नहीं हुआ करता था। अभी हमारे नए वाले कानून के अंदर एक नया सेक्शन है जो आ रखा है, ठीक है। और नया सेक्शन कौन सा है कि अगर इस तरीके का डिसीटफुल में इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको स्क्रीन पर एक चीज़ दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखना कि ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जब ये हियरिंग चल रही होगी तो उस समय हमारा जो कानून इफेक्टिव नहीं हुआ होगा, आईपीसी के अंदर ये मामला नहीं होगा ना उसी। अब देखो इसको मैं आपके सामने लेके चलता हूँ आपको, यहाँ पे देखो ये है वो सेक्शन 69। क्या लिखा हुआ है? वो एवर बाय डिसीटफुल मीन्स, प्रवंचना के तरीकों से, या फिर बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी, या फिर शादी करने का प्रॉमिस करता है टू अ वुमन विदाउट एन इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, जबकि उसका ऐसा कोई इरादा ही नहीं था कि उसको फुलफिल करे, और अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। देखो यहां पर भी शब्द है ना, रेप नहीं लिखा हुआ है। देयर इज डिफरेंट बिटवीन रेप एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऑल सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो रेप की परिभाषा में नहीं आते। जैसे नहीं होता कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू रेप, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू रेप, ठीक उसी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स अमाउंटिंग टू रेप, सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप। रेप की परिभाषा में वो आता है जो सेक्शन 375 आईपीसी या सेक्शन 63 बीएनएस के दिए गए सर्कमस्टेंसेस को और सिचुएशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। वो रेप की परिभाषा के अंदर है जो आता है यहाँ। इसलिए यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो डिसीटफुल तरीके से प्रवंचना करते हुए, शादी का झूठा प्रॉमिस देते हुए अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो किसी महिला के साथ में, तो क्या होगा, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है क्या हो जाएगा, वो नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस और रेप शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 साल। और डिसीटफुल मीन के अंदर क्या शामिल कर रखा है कि अगर आप कोई फॉल्स प्रॉमिस फॉर एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, मैरिंग, बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी भी करते हो, तो भी एक तरीके से यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो और उसके बाद अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हो आप इस तरह की चीज़ें, तो वो भी आपके डिसीटफुल तरीकों के कारण शामिल है जो हो जाता है। ये बात आपको कहाँ से कनेक्ट होती है, ये आपके सेक्शन 69 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, कनेक्ट जो होती है। तो हमें इस बात को समझना है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट। अब ये सेक्शन जो है वो न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है। ये सेक्शन आपके पहले जो है आईपीसी में नहीं हुआ करता था, ठीक। तो यहाँ पर आपके सामने ये पॉइंट आ जाता है। आपको पता है एक वर्ड बड़ा मतलब तरीके से अलग ही सेंसिबल वर्ड है, लव जिहाद करके बड़ा फेमस हुआ था। तो कहीं कि वो इससे भी कनेक्ट है जो हो जाता है कि आप जो है अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो और फिर सामने वाले किसी लड़की को बहला फुसला के उसका शादी वादी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह कर रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ है जो चला जाता है। हालांकि ध्यान रखना, आपने आइडेंटिटी छुपाई, शादी कर ली, लॉफुल मैरिज कर लिया, लॉफुल मैरिज करने के बाद आपके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, वो इसमें कवर नहीं है। ये सिर्फ प्रॉमिस टू मैरी को कवर करता है। ये एक तरीके से आपके उस मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉल्स प्रॉमिस को कवर नहीं करता। देखो दो अलग अलग शब्द है, प्रॉमिस टू मैरी एंड मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉल्स प्रॉमिस, बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स, ठीक। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि सिमिलर ऑफेंस पहले नहीं था और इस केस में 10 साल की सजा यहाँ पर आपके बीच में हो रही है ना, और साथ साथ में फाइन भी है जो लगाया जा सकता है। अब आ जाते हैं वापस हम इस पॉइंट पे, यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट कर दीजिए सर। अरे वहां से नहीं मिलेगा, कानून से मिलेगा। आप एफआईआर में कहाँ ढूंढ रहे हो? अच्छा, शादी का झांसा दे के रेप करना या फिजिकल रिलेशनशिप बनाना रेप की कैटेगरी में कैसे आएगा, इस पे थोड़ा सा लीगल आर्ग्यूमेंट्स कर दीजिए। मेरी शक्ल पे थोड़ी कुछ लिखा है। जो कुछ भी लिखा है या तो आईपीसी में लिखा है या एससीसी या एआईआर या दूसरे जर्नल्स में लिखा है। कौन सा सेक्शन कहता है सर कुछ आईपीसी में जिससे कि आपका आर्ग्यूमेंट को देखो कई बार क्या होता है कि किसी भी रीजन से अगर हम मान लीजिए प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होके नहीं गए हैं कोर्ट के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट दिख जाता है। मतलब है ना, हमें हमेशा अपने केस के प्रति दोनों एंगल से तैयार होकर जाना चाहिए होता है। हो सकता है यहाँ पे स्टेट की तरफ से जो हमारे लर्नेड पीपी साहब आ रखे हैं वो व्यस्तता के कारण जो है केस को प्रिपेयर नहीं कर पाए हो या फिर कोई भी रीज़न रहा गया हो, तो कहीं ना ये ज़रूरी होता है कि हम अपने केस को जो प्रिपेयर करके फिर कोर्ट के सामने। अब देखो ये तो एक तरीके से लॉजिकल ग्राउंड बन जाता है कि आप सामने वाले का जो ये पिटीशन है वो डिसमिस कराना चाहते हो तो आपको ग्राउंड तो देना पड़ेगा, वो भी लीगल ग्राउंड। हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो वो फैक्चुअल ग्राउंड से ज़्यादा लीगल ग्राउंड पे क्या करता है, चीज़ों को डील है जो करता है। आपको पता है ना सेक्शन 482 BN CRPC या फिर सेक्शन 528 BNSS,
इसमें 3 ग्राउंड आपको दे रखे हैं। कौन कौन से 3 ग्राउंड? सीआरपीसी के ऑर्डर को इफेक्ट देना, आपके एब्यूज ऑफ जो पावर है उसको रोकना, प्रिवेंट करना, और तीसरा एंड ऑफ जस्टिस। तो वहाँ पे आपको लीगल ग्राउंड के आधार पर ही क्या करना होता है, चीज़ों को डीले जो करना होता है। जैसे आपने देखा एक्यूज के वकील साहब जो है वो 2 जजमेंट लेकर आए, है ना, कि भाई साहब इसमें ऐसा लिखा, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो कहीं की क्या बन जाता है, वो एक तरह से पार्टी का केस कमज़ोर है जो हो जाता है। नाउ सी फर्दर। कोर्ट मिले, नहीं पता। अरे आईपीसी दे दो ना यार। कहाँ चली गई है आईपीसी आप लोगों की? उधर चली गई। सर इसमें ऐसा कौन सा सेक्शन है जिससे आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट मिलेगा? 76 ओ भाई साहब शांति। देखो मैंने कहा ना, जज साहब जो होते हैं वो कोर्ट के मैनेजर होते हैं, है ना। अपने कोर्ट के अंदर हमें किस तरीके से माहौल को एकदम डिग्निफाइड तरीके से मेंटेन करना है, वो सारा का सारा खेल जो है ना उस एक पर्सन का होता है जो पूरे कोर्ट को मैनेज करता है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर आप सिविल जज बनने का लाइफ में ड्रीम लेके बैठे हो ना, तो मान के चलना कि यू मस्ट बी द मैनेजर ऑफ योर कोर्ट। आपको चीज़ों को मैनेज करना भी आना चाहिए कि कब दूसरे व्यक्ति को बोलने की इजाज़त दी जाए, कभी नहीं दी जाए, वगैरह वगैरह। वो सारा का सारा खेल जो है ना यहाँ पे बहुत मायने रखता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपन। तो अब आईपीसी आपको सडनली देगी। अच्छा सोचो आपके साथ क्या हो कि आपको सडनली बेरेट पकड़ा दे गया। बताओ भाई ऑफिस ढूंढ के बताओ कहाँ पर है। सिट्टी बिट्टी गुल भी हो सकती है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, खुद को प्रिपेयर करके जाना बहुत ज़रूरी है जो होता है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपके बीच में मैं एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ ना, इसमें मैं कोई आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाने वाला नहीं हूँ। इसमें मैं आपको जो है ना बेरेट की लैंग्वेज समझाने का काम नहीं करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं आप लोगों को किस तरीके से डील करना है, कैसे मैटर को प्रिपेयर करना है, कैसे केस का मैनेजमेंट करना है, कैसे क्लाइंट का मैनेजमेंट करना है, कैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग को ऑब्जर्वेशन है जो करना है, कैसे नॉर्मल तरीके से हम कोर्ट की वकालत के साथ साथ दूसरी चीज़ों को डील है जो कर सकते हैं, कैसे ड्राफ्टिंग का मैनेजमेंट करना होता है, वो सारी बातें आपके इस एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर रहने वाली है। हालांकि जो ये हमारा जुडिशरी का रेगुलर सेगमेंट रहता है ना, इसमें तो आपके ये वाली चीज़ें भी कवर है। एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम आपके क्वार्टरली रोटेशन पे चलेगा, ठीक है। तो उस केस में जुडिशरी जो रेगुलर कैंडिडेट है उनको तो लगभग 4 से 5 एजीपी एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। और बाकी अगर आप जुडिशरी के सेगमेंट को डील करना चाहते हो तो अब तो आपको दोनों के, जज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वकील के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ों को समझना है। ये सेगमेंट स्टार्ट करूंगा मैं 16 तारीख को, और साथ ही साथ एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम आपके जो हैं कुछ ही घंटों बाद स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कल। आज 10 बज चुके हैं, कुछ घंटे यानी कि लगभग आपके 22 घंटे बाद में अगला सेशन जो है एजीपी का पहला एपिसोड लाइव आपके बीच में होगा। हाँ जी, वापस आ जाते हैं, केस को आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जर्व कीजिए। ये खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वकील साहब कौन सा सेक्शन है जिससे कि आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट मिलेगा? देखो एक चीज़ और ऑब्जर्व करना, आपको क्या लगता है जज साहब वाकई में जो है ये जानना चाह रहे हैं कि वकील साहब बताएं कि भाई कौन सा सेक्शन है? जज साहब को आईपीसी पता है ना, उनको जानकारी में है कि ऐसा कोई सेक्शन है ही नहीं। ये बात तब की है जब न्यू क्रिमिनल लॉ पिक्चर में नहीं आया था, तो ऑनरेबल जज साहब को पहले से ही पता है। अब उनको पता है कितना भी खोज लो मिलने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि है ही नहीं। गॉट इट? दैट्स मेक्स ए डिफरेंस। तो यहाँ पर तो सिर्फ क्या बस उनके पूछने का कला है, बाकी जानते तो वो भी है कि ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे प्रोविजन। आईपीसी में मिलेगा कि सीआरपीसी में मिलेगा कि एविडेंस एक्ट में मिलेगा, ये भी बता दीजिए। तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अब देखो ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन आपकी भी हो सकती है अगर बिना तैयारी के जाओगे तो है ना। हमें क्या करना होता है, अगेन आई एम सेइंग नो एडवर्स कमेंट इन द कमेंट बॉक्स विद रेस्पेक्ट टू एनी लर्नेड एडवोकेट, ओके। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता उस समय इनकी सिचुएशन क्या रही होगी, केस प्रिपेयर था नहीं था, इसलिए बाहर बैठे बैठे कमेंट करना बड़ा आसान काम होता है। जब तक उस चीज़ के अंदर एंटर नहीं होते ना, तब तक उसके हालातों को हम नहीं समझ सकते, है ना। आप देखना कभी भी किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग की वीडियो में किसी एडवोकेट ने इस तरह का एडवर्स कमेंट नहीं किया है। कमेंट करने वाले सारे कौन है? नॉन एडवोकेट जो पर्सन होते हैं वो कमेंट करता है, क्योंकि एडवोकेट तो जानता है भाई हालात हो सकते हैं, है ना, पता थोड़ा चलता है। मान लीजिए सडनली केस के बारे में आप जानकारी नहीं, आपको जज साहब ने बोला अपियर तो होना पड़ेगा, तो बिना प्रिपेयर भी एक बार तो अपन एडजॉर्नमेंट लेने के लिए भी अपियर है जो होना पड़ता है।
राइट। अच्छा, दूसरा, कंप्लीट कोर्ट प्रोसीडिंग का 100% वीडियो तो अगर अपन को अवेलेबल हो जाए तो उसका अलग सेंस निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नेवर मेक एनी एडवर्स कमेंट विद रेस्पेक्ट टू द एडवोकेसी ऑफ एनी पर्सन। आप कमेंट करोगे तो आपकी एडवोकेसी पर भी दूसरे लोग कमेंट करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। कर्मा रिटर्न्स। पासवर्ड बटन देख लीजिए। क्या पास ओवर कर देना है यार? ये शब्द मैं ढूंढ रहा था, पास ओवर। आप में से कई लोग होंगे जो शायद पास ओवर वर्ड का मतलब समझते हैं और कई लोग होंगे जिनको पास ओवर वर्ड का मतलब नहीं पता। मैं आपको बताना चाहता हूँ पास ओवर क्या होता है। पास ओवर का मतलब होता है बेसिकली आप क्या करना चाहते हो, आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो कि साहब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कीजिए, हमें अगली डेट दे दीजिए, है ना। तो ये जो अगली डेट मांगने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पास ओवर के लिए रिक्वेस्ट एचो करते हैं। क्या करते हैं, इसको पास ओवर का रिक्वेस्ट एचो कहा जाता है। मतलब एक तरीके से आप नेक्स्ट डेट है जो मांग रहे हो, करेक्ट। इसके लिए शब्द अपन क्या यूज करते हैं कानूनी, पास ओवर। अगली डेट को जो पास ओवर कर लो, ये शब्द सीख लो, बहुत जरूरी है। आप लोग हाई कोर्ट में इस लेवल पे आर्गुमेंट्स कर रहे हो यार। हम्म। May I submit, my lord? हाँ सर। In this, my lord, even this case under section 420 cannot be made out. The reason being that, my lord, at the initial point of time, she is a major lady. अब देखो समझना, यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 420 के पॉइंट ऑफ व्यू को भी क्या किया, साइड में रखवाया। कि मतलब ऑनरेबल लर्नेड वकील साहब क्या कह रहे हैं कि जो 420 का केस है वो भी यहाँ पे नहीं बनना। 420 यानी कि वही 420 वगैरह करना, कि आपने इस तरीके से, उसमें तो प्रॉपर्टी का लेन देन शामिल है जो होता है। तो 420 जो केस है अभी वो आपके वर्तमान में 318 में आता है। 318 का सब सेक्शन 4 उसके अंदर है जो कवर होता है, BNS की जो भी नया वाला कानून है। तो क्यों नहीं होता कवर, समझना। प्रॉमिस टू मैरी पूरा नहीं किया, क्या 420 या 318 चार्ज लग सकता है क्या? तो इनके ग्राउंड को सुनो, ये आपके कॉन्सेप्ट को भी क्या करेगा, अच्छे से क्लियर करेगा। मैं वापस ये 5 सेकंड की वीडियो फिर से चला रहा हूँ। आप लोग हाई कोर्ट में इस लेवल पे आर्गुमेंट्स कर रहे हो यार। हम्म। May I submit, my lord? हाँ सर। In this, my lord, even this case under section 420 cannot be made out. The reason being that, my lord, at the initial point of time, she is a major lady, my lord. All that has been happened with her consent, my lord. Right? And I was ready to marry her, my lord. I made a proposal. She refused. Her parents refused, saying that I belong to certain other caste, my lord. Therefore, the case under section 420 cannot be made. No, he submitted something in his defense, But or to demolish your case that it was obtained by giving a false. my, My only question to him is that what is the provision of law? अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो कि इस केस में नहीं आ पाया। 420 का केस नॉर्मली वैसे भी नहीं बन पाएगा, है ना। देखो, अगर मान भी लिया जाए कि उस व्यक्ति ने फॉल्स प्रॉमिस किया, इस तरीके से उस महिला की बॉडी को यूज़ किया, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो भी महिला की बॉडी को प्रॉपर्टी तो कह नहीं सकते। 420 यानी कि BNS 318(4), ये बार बार मैं सेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन के अंदर वो सेट हो जाए। 318(4) यानी कि 420 का मामला है, तो प्रॉपर्टी अगेंस्ट ऑफेंस है वो। अगर उन्होंने फॉल्स प्रॉमिस करके ऐसा कुछ प्रॉपर्टी लिया होता तो 420 में जाता, है ना। सिर्फ मेयर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ये बात लर्नेड वकील साहब ने शायद यहाँ पे नहीं कही होगी, लेकिन 420 का केस तो वैसे भी यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इस केस के अंदर सेकंड पार्टी की तरफ से कुछ खास मेरिट बेस पे जो आर्गुमेंट है जो नहीं हुए, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर एडजॉर्नमेंट ही आपको जो है मिलने वाला है। एडजॉर्नमेंट का मतलब आप में से किसी कैंडिडेट ने पूछा है, राधा कुमारी जी कह रहे हैं कि सर एडजॉर्नमेंट क्या होता है। एडजॉर्न करने का मतलब स्थगन करना, अगली तारीख लेना। सनी देओल का याद है, ये मजदूर का हाथ है तात्या, जब किसी पे पड़ता है आदमी उठता नहीं उठ जाता है, सुना है ना आप लोगों ने। तो अब उसी से उसमें डायलॉग एक और फेमस है सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो उसको बोला जाता है एडजॉर्नमेंट। तो अगर सनी देओल इंग्लिश मूवी में काम करता तो वो कैसे बोलता, एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट। राधा कुमारी जी समझ में आया? देखो कितना प्रैक्टिकली समझाया है। थैंक यू बोलो फटाफट कमेंट बॉक्स में। हाँ, नाउ मूविंग अहेड। मुस्कुराते हुए जिंदगी की हर चीज को सीखने का जो आनंद होता है वो जिंदगी में कभी दोबारा मिलता ही नहीं है। ओके, दबाव के अंदर हम कुछ चीजों को नहीं सीख सकते, लेकिन इंटरेस्ट और लगन के साथ में अगर हमारी ललक हमारे साथ में है तो फिर वो फलक हमारे साथ में है। क्या लाइन कही मैंने, अगर हमारी सीखने की ललक हमारे साथ में है तो हासिल करने के लिए वो फलक हमारे साथ में है। ठीक है, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग अहेड, तो यहाँ पे To substantiate his arguments, वो नहीं बता पा रहे हैं। my, तो हम हाई कोर्ट में बैठ के ये लेवल का आर्गुमेंट सुन रहे हैं सर, इसके बारे में आप लोग के क्या विचार हैं? क्यों सर? अनुवाद जी बहुत टफ है, मैं। देखिए,
उनका आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा, वो बात तो अलग जी बात होती है। जी। आप जो कह रहे हो आप उसके लिए सब बताओ तो सही कि क्यों, वो भी नहीं है। चलो रखो, देखते हैं। मैं अब देखो एक और चीज़ सुन लो, चलो रखो देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई लीगल वर्ड नहीं है, ये सामान्य सी बात है। इसका मतलब यहाँ पे जज साहब ने क्या किया, एडजॉर्नमेंट दे दिया, है ना। उन्होंने कहा कि चलो भाई इसको एक बार रखते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है इसका, क्या नहीं करना है, वगैरह वगैरह। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, केस को एक तरीके से पास ओवर कर दिया है कि भाई नेक्स्ट डेट को आप थोड़ा तैयारी करके आना और फिर अकॉर्डिंगली बताना क्या पॉइंट बनता है क्या नहीं बनता। अब देखो एक छोटा सा एपिसोड था, आपको पता है ये वीडियो सिर्फ 9 मिनट की थी जो हमने 1 घंटे में डिस्कस की है। लेकिन यकीन मानिए ये जो 9 मिनट का 1 घंटे के अंदर जो एक्सपांशन है ना, ये एक्सपांशन बहुत मायने रखता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लिंकिंग ऐप पर आके ये जुडिशरी के रेगुलर क्लास अटेंड करो, तुम लिंकिंग ऐप पर आके एडवोकेसी का गाइडेंस प्रोग्राम अटेंड करो ना, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा अच्छे से सीखो। दुनिया सिंपैथी दे सकती है, आपको जीवन जीने के लिए एफर्ट तो खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप कहते हो सीनियर नहीं सिखा रहे, कोई बात नहीं, जब जब मौका मिले ये हम जो प्रयास कर रहे हैं इससे तो कनेक्ट होइए, इस चीज़ को तो डील कीजिए। आपको पता है आज मैंने एक वीडियो और डाला, मैं आपको ये बात रियल स्टोरी बता रहा हूँ, एक वीडियो मैंने और डाला, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊँ क्या? देखिए ये वीडियो जो है मैंने आज अपलोड किया था दोपहर को 4 बजे। ये वीडियो किससे कनेक्टेड था? ये वीडियो आपके एक यूएसए का मामला था। किसका मामला था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक वेब सीरीज वहाँ पे चलता है, तो उस वेब सीरीज में एडवोकेट के रोल का एक पार्ट मुझे अच्छा लगा। आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देखना जरूर, दिस वन। ये वीडियो जो है मैंने वहाँ पे इसमें आया, तो मैंने 2 क्लिप मैंने इसको बताई। दोनों क्लिप के अंदर एक एडवोकेट का एक सेगमेंट जो है कम्युनिकेशन जो वो आ रहा है। हालांकि ये जो वेब सीरीज है पूरी इंग्लिश में थी। अब कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अरे सर आप तो इंग्लिश की वेब सीरीज लाते हो, तो देखो सीख लो, कमांड जो है लैंग्वेज पे करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, वी अप्रिशिएट दैट थिंग, लेकिन कहीं कहीं जैसा देश वैसा भेष, या तो बन जाओ एमएलए एमपी और परिवर्तन लेकर आ जाओ, नहीं तो इस चीज़ को लेकर हमें सिस्टम या तो धारा के साथ बहना पड़ता है और धारा के साथ विपरीत बहना है तो आपको कुछ बड़ा बनना पड़ेगा। तो ये एक वीडियो मैंने आपके बीच में डाला है, समय मिले ना तो रात को सोने से पहले इस 13 मिनट के वीडियो को देख के सोना और कुछ सीखना कि एक एडवोकेसी और एक जज का कितना बड़ा रोल होता है सोसाइटी में। भले ये वीडियो यूएसए का हो लेकिन हमारे लिए, हमारे लीगल प्रोफेशनल के लिए बहुत मायने है जो रखता है। सो दैट्स ऑल अबाउट। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का जो ये वीडियो सेगमेंट है ये आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। अगर हाँ तो थम्स अप के जरिए अपना फीडबैक ज़रूर देखना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर बताना, क्योंकि आपके प्यार के बिना इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। करेक्ट, राइट। एक एफर्ट रहता है, आपको पता है डेली के 1-1.5 घंटे का, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली आपके बीच में आता हूँ, मैं पहले उस वीडियो को ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे लगता है कि फ़िल्टर करने के बाद ये वीडियो ठीक है, वो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। और भी कोई चीज़ अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताइए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मेरे को डीएम करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। ये तनसुख पालीवाल ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आपको क्लासेस के लिए ही कनेक्ट करेगा ना, नॉट एट ऑल। अगर ऐसा करना होता तो ये सीरीज में लेके भी नहीं आता। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जीवन के कोई पड़ाव में आपको लगता है मैं आपके लिए कुछ हद तक काम आ सकता हूँ तो यथासंभव मेरा प्रयास रहेगा, मैं आपको निराशा जो नहीं करूँगा। ओके, आज एक इनिशिएटिव मैंने और भी लिया है। आप में से कुछ कैंडिडेट का कहना था कि सर ये जुडिशरी का सेगमेंट जो हम ज्वाइन तो करना चाह रहे हैं लेकिन सर कुछ मामलों हम इसको अफोर्ड है जो नहीं कर पा रहे, तो मैंने एक गूगल फॉर्म जो है वो शेयर करवाया। इससे पहले क्लास ली मैंने न्यू क्रिमिनल लॉज का, उसमें मैंने गूगल फॉर्म शेयर करवाया है। आपको लग रहा है कुछ कंसर्न है, प्रॉब्लम है, तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, यथासंभव आई विल ट्राई नॉट टू डिसअपॉइंट यू। ओके जी, सो थैंक यू सो मच। आज के सेशन के इतना ही। कल आगाज होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, कल आगाज होगा एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम का। वहाँ पर आपको एक शेर दहाड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हो, मूवी तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, मज़ा आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट फर्स्ट एपिसोड ऑफ एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम। और मान के चलिए कि जब भी जीवन में कुछ नया करना होता है ना, तो आपका दिल, आपका जज्बात, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका दिमाग, सब कुछ एक साथ इकट्ठा हो जाता है फॉर अचीविंग द परफेक्शन, एंड दैट वी विल डू सर्टनली, डेफिनेटली। तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं ना तो कनेक्ट हो जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम का लिंक है, मैंने आपके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल करा दिया ताकि आप उसको मैनेज भी कर सकें। और नहीं भी होना चाहते हैं कोई बात नहीं,
थैंक यू सो मच अपना प्यार और